नीट रिजल्ट विवादों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 3 याचिकाओं पर सुनवाई और नीट के नतीजों पर याचिकाओं में सवाल। ग्रेस मार्क पर भी नीट टॉपर तक से सवाल किए जा रहे हैं। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें, नीट रिजल्ट विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज 3 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है और नीट के नतीजों पर याचिकाओं से सवाल किए जा रहे हैं। ग्रेस मार्क पर नीट टॉपर से भी सवाल किया जा रहा है। आपको बताएं कि 67 टॉपर बनाए गए इस बार, 720 अंक सभी को मिले हैं और इसी वजह से लगातार ये सवाल और एनटीए से जवाब तलब किया जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अमृत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमृत का रुख करूंगी मैं। अमृत, जिस तरह से ये सुनवाई चल रही है 3 याचिकाओं पर एक साथ, क्या कुछ कहना है एनटीए की तरफ से, क्या कुछ सफाई पेश की जा रही है? प्रतिज्ञा, देखिए जो मामला जो पहले जो शुरू हुआ था वो 5 मई को जो है जब रिजल्ट आया था नीट का, उसके बाद से ये याचिका जो है दाखिल करने की जो सिलसिला है वहाँ से शुरू हो चुका था। उसके पहले भी जो है आपको बता दें कि 4 जून को एक याचिका दाखिल हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया था और उसमें ये कहा था कि इससे परीक्षा की जो सैंक्टिटी है वो जो है वो ख़राब हुई है, पवित्रता ख़राब हुई है। और उसके बाद से जो है लगातार याचिकाओं का दौर जो है सुप्रीम कोर्ट में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 3 मामले में जो है सुनवाई चल रही है। इसमें जो सबसे अहम है प्रतिज्ञा वो ये है कि जो ग्रेस मार्क्स को लेकर के जो सवाल उठाए गए उसको लेकर है कि 67 स्टूडेंट्स यानी 67 विद्यार्थियों के जो मार्क्स है वो 720 कैसे हो सकते हैं, एक साथ कैसे मिल सकते हैं, इसको लेकर के बवाल पनपा और पूरे देश भर में जो है स्टूडेंट्स जो है वो आक्रोशित होते हुए दिखाई दिए। उसके बाद से देखा जाए तो याचिकाओं का सिलसिला निकल पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट इसको गंभीर मान रहा है और इस पर जो है सुनवाई जो है जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस विक्रम की जो है वो जो है अवकाशकालीन जो ये अदालत है उसमें चल रही है। बिल्कुल अमृत, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को वो बड़ी खबर बता दे कि क्या है ये बड़ी खबर। तो ये सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। परीक्षा पूरा तरह से रद्द करना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करना ठीक नहीं है। 3 याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस पर अधिक जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा पूरी तरह से रद्द करना ठीक नहीं है। अमृत, सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करना कहीं से भी ठीक नहीं है। प्रतिज्ञा, बिल्कुल ये भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है और इसमें कई सारे सेंटर्स हैं। अगर पूरी तरह से परीक्षा रद्द की जाती है तो वो अभ्यर्थी जो अलग अलग हिस्सों में उन्होंने वाजिब तरीके से सही तरीके से तैयारी की और एग्ज़ाम दिया, उनके लिए फिर से एक बड़ी कठिनाई होगी कि फिर से तैयारी की जाए और फिर से पेपर जो है देने जाया जाए। इस लिहाजा इस मामले में एक कहा जाए कि कोई ऐसा सर्जिकल रास्ता अपनाया जाए जो कि खास जहाँ जिन जिन इलाकों में जहाँ क्षेत्रों में आरोप लगे हैं उसको लेकर के कोई जो है ठोस नीति, चाहे ऐसा कोई जरिया बनाया जाए जहां पे इस इशू को एड्रेस किया जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली सुनवाई में भी एनटीए से जवाब तलब किया है और उसको जो है मतलब मोहलत दी है कि आप एक टाइम फ्रेम के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। अब एनटीए की तरफ से देखना है कि उनकी तरफ से जवाब क्या दाखिल किया जाता है, उसके बाद कोर्ट इस पे जो है सुनवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो सुप्रीम अदालत है इसको लेकर के कोई ढुलमुल उनकी तरफ से रवैया रखा गया है। हाँ, कोर्ट इस मामले पे एक विधि सम्मत तरीके से आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ लार्जेस्ट इंटरेस्ट में जो छात्रों की जो भलाई के लिए जो काम होना चाहिए उसके ऊपर भी नजर बनाए हुए है। फर्ज कीजिए अगर ये एग्जाम रद्द हो जाते हैं तो बहुत सारे जो छात्र हैं उनके सपने अचानक टूटेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जो सही मार्क्स लेकर के पास आउट हुए हैं उनके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। तो इस लिहाज से उन जगहों पे ये कोशिश होनी चाहिए कि जहां पे विद्यार्थियों के साथ धांधली हुई है वहां पे क्या कार्रवाई की जाए। और इसी संदर्भ में पिछली सुनवाई में अदालत ने एनटीए को तलब भी किया था, जवाब भी मांगा है। अब देखना है कि एनटीए की तरफ से जवाब क्या दिया जाता है। हालांकि अभी जो तीनों याचिकाओं पे सुनवाई है वो अभी जारी है। अभी देखते हैं कि और क्या कोर्ट की टिप्पणी आती है। बिल्कुल, 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है अमृत। यहाँ पर अब देखना होगा कि एनटीए क्या कुछ जवाब देती है और सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कुछ इस पर कार्रवाई के आदेश देती है। आप बने रहिएगा अमृत हमारे साथ, क्योंकि एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बता दूं। कुवैत में आग लगने से 40 से ज्यादा भारतीयों की मौत हुई है और इसके बाद पीएम मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई।
जुलाई विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को कुवैत के लिए रवाना किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट से कुवैत के लिए रवाना होने से पहले विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि वहां पहुंचते ही स्थिति साफ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि स्थिति यह है कि पीड़ित ज्यादातर लोग जल गए हैं और कुछ शव इतने ज्यादा जल गए हैं कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया है। पीड़ितों की पहचान के लिए एक डीएनए परीक्षण चल रहा है। जैसे ही शवों की पहचान हो जाएगी उनके परिजनों को सूचित कर दिया जाएगा और शवों को वापस वायुसेना के प्लेन से वापस लाया जाएगा। See, we had a meeting last night with the Honorable Prime Minister, and that's the last update we have about this very sad tragedy. And the situation is that the victims are mostly of burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So DNA test is underway to identify the victim, and the Air Force plane is on the way, and as soon as the body is identified, the plane will be informed, and our Air Force plane will take the place. इस खबर पर अमृत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमृत, जिस तरह से कुवैत में ये घटना घटी है, जिस तरह से 40 से ज्यादा भारतीय मारे गए हैं, क्या कुछ सहायता सरकार की तरफ से दी जा रही है पीड़ित परिवारों को? प्रतिज्ञा, जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया, जो भारत का विदेश मंत्रालय है वो पूरी तरह से हरकत में आ गया। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मामले में आपातकालीन बैठक बुलाई और कीर्तिवर्धन सिंह को तत्काल जो है कुवैत के लिए रवाना कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और इसके अलावा जो है विदेश मंत्री को ताकीद किया कि इस पूरे मामले में जो लोग पीड़ित हैं उनके साथ न्याय हो और उनके शव जो है उनके परिवारों तक पहुँचे, इसकी व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि एस जयशंकर ने कुवैत में अपने समकक्ष जो है विदेश मंत्री उनसे उन्होंने बातचीत की है और इस पूरे मामले पे ब्यौरा भी मांगा है और भारत को कुवैत की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जो भी इस मामले में जिम्मेदार आदमी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं अमृत, मैं आपको बताऊं कि जो बिल्डिंग मालिक है उसकी भी गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए हैं कुवैत सरकार की तरफ से। और साथ ही आपको बताया कि एनबीटीसी कंपनी जो थी उसकी ये बिल्डिंग बताई जा रही है और मालिक को गिरफ्तारी के आदेश, मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा, अब ऐसी भी खबर है। जी बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूं कि इस मामले में जो है अब जो कार्रवाई है वो वहां जो बिल्डिंग थी उसको लेकर है, क्योंकि उस बिल्डिंग की क्षमता बेहद ही कम थी और उसमें तकरीबन 200 से करीब 200 के करीब जो है मजदूर जो है भारत, पाकिस्तान और नेपाल के उसमें जो है रखे गए थे, जिसमें से संख्या सबसे ज़्यादा भारतीयों की है और यही वजह है कि इस त्रासदी में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी भारतीयों की और इनमें सबसे जो संख्या भारत में जो रहने वाले तमिलनाडु और केरल के मजदूर रहे हैं। तो ये जो त्रासदी है, ये जो हादसा हुआ है वो एक तरह से गलती की वजह से हुआ और नो डाउट इस मामले में जो कार्रवाई है, जो गाज है, वो जो मकान मालिक है और जो कंपनी है जिसके जरिए ये मजदूर वहां पहुंचे थे वहां पे रखा गया था, ये भी जानकारी मिल रही कि उनको बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि एक बड़ा ही कष्टदायक माहौल में रखा गया था। उनको तमाम जो एमिनिटीज, फैसिलिटीज होती है जो पहले से वादा किया जाता है वो नहीं था। ये जब मजदूर सो रहे थे, 196 मजदूर एक 6 मंजिला इमारत में रह रहे थे और इस दौरान यह हादसा हुआ। आधी रात का वक्त था और जब यह हादसा हुआ लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। अब आगे देखना होगा कि जब वहां पर विदेशी राज्य मंत्री पहुंचते हैं तो आगे क्या कुछ कवायद की जाती है शवों को जल्द से जल्द भारत लाने की। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से बता दें, जहां आतंकवादियों की तलाश तेज हो गई है। डोडा हमले के 4 आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। पुलिस ने जारी किए संदिग्ध आतंकियों के स्केच और आतंकियों पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। रियासी हमले के आतंकी की भी तलाश जारी है। तो जम्मू कश्मीर में रियासी, डोडा और कठुआ में हुए हमले को लेकर अब आतंकियों की तलाश लगातार जारी है और 4 आतंकियों के स्केच पुलिस के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। संदिग्ध आतंकी के स्केच जारी किए हैं पुलिस ने और आतंकियों पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। रियासी हमले के आतंकी की भी तलाश लगातार जारी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा के जवान कबीर दास उइके शहीद हो गए। 35 साल के कबीर दास छिंदवाड़ा के बिछुआ तहसील के पुलपुल डोह के रहने वाले थे और इनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से नागपुर पहुंचा, जहां सड़क मार्ग से पुलपुल डोह लाया जाएगा।
जिसके बाद शहीद जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। वहीं पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके भी शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकी हमले में शहीद हुए छिंदवाड़ा के जवान कबीर दास का पार्थिव शरीर बस कुछ ही क्षणों में छिंदवाड़ा पहुंचने वाला है। यहाँ प्रशासन की पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारे साथ यहाँ पे जो अधिकारी हैं एसडीएम प्रभात मिश्रा वो मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी रह गई और क्या कितनी देर में उसमें पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है। सर कितनी देर में पार्थिव शरीर? लगभग आधे घंटे में पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। माननीय मंत्री महोदय भी संपत्तिया उइके हैं, कैबिनेट मंत्री महोदया, वो लगभग 10:30 बजे तक यहाँ जाएंगे, फिर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे कार्यक्रम। जो प्रदेश की मंत्री है संपत्तिया उइके वो यहाँ पर पहुंचेगी। उनके समक्ष ही राजकीय सम्मान के साथ कबीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे उनके जो पूरे घर पे जो लोग, जो मोहल्ले के लोग हैं और जो उनके परिजन यहाँ पर आ चुके हैं, पहुँच चुके, पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। स्टार न्यूज़ से मुकेश तिवारी, छिंदवाड़ा। अब मुकेश ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। मुकेश हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए, उनका रुख करूंगे मैं। मुकेश, जिस तरह की तस्वीर आप दिखा रहे थे, बेहद ही दुखद जो है ये समाचार है लोगों के लिए, खासकर उनके परिजनों के लिए, लेकिन अपडेट बताइए कि कब तक जो है शहीद का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँच जाएगा? जी प्रतीक्षा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहीद जो कबीर का पार्थिव शरीर है वो आधा घंटा लगभग और लगेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको जगह जगह उनके श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा देरी हो रही है। लगभग आधा घंटे का समय और लगेगा जो पार्थिव शरीर है उसके जो घर है वहाँ पे पहुंचने में। वो घर के बाजू में उनके खेत लगा हुआ है, खेत में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी प्रतीक्षा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, अब से थोड़ी देर में शहीद का पार्थिव शरीर घर पहुंच जाएगा और उनके खुद के ही खेत में दफन किया जाएगा उन्हें। अब अगली खबर का रुख करते हैं। ग्वालियर से अगली खबर आपको बता दें, निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली का मामला सामने आया है और कलेक्टर रुचिका सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। फीस न लौटाने वाले 3 स्कूलों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। सेंट जोसेफ कार्मल कॉन्वेंट रामश्री स्कूल पर यह जुर्माना लगाया गया है और तीनों स्कूलों ने 10% से अधिक स्कूलों में बढ़ाई थी फीस। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें ग्वालियर से, जहां निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली का मामला सामने आया और कलेक्टर रुचिका सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है तीनों ही स्कूलों के खिलाफ। फीस न लौटाने वाले 3 स्कूलों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सेंट जोसेफ कार्मल कॉन्वेंट और रामश्री स्कूल पर यह जुर्माना लगा है और तीनों स्कूलों ने 10% से ज्यादा फीस बढ़ा दी थी, जिस वजह से ये कार्रवाई की गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनिल गौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल का रुख करूंगी मैं। अनिल, जो तस्वीर थोड़े दिनों पहले जबलपुर से निकल कर आई थी, निजी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, अब वही तस्वीर ग्वालियर से निकल कर आ रही है। क्या लगता है, सीएम ने जिस तरह से आदेश जारी किए कि प्रदेश में सभी निजी स्कूलों पर इस तरह से शिकंजा कसा जाएगा, उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, देखिए ये तीनों स्कूल वो हैं जो 1 महीने पहले ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने आदेश दिए थे फीस वसूली के लिए। उन्होंने आदेश दिया था कि ये तीनों स्कूल जो फीस वसूली है वो उस फीस को वो अपने छात्र के परिजनों को वापस लौटाएं, लेकिन 1 महीने बाद भी इन स्कूलों ने फीस वापस नहीं लौटाई और इसको लेकर ही कलेक्टर रुचिका सिंह ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इन तीनों स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, क्योंकि इन तीनों स्कूल जिसमें कार्मल कॉन्वेंट स्कूल है, रामश्री कॉन्वेंट स्कूल है और सेंट जोसेफ के नाम से ये स्कूल है, तीनों स्कूल हैं जिन्होंने मनमानी तरीके से 10% से अधिक फीस वृद्धि की थी और इसी के चलते कलेक्टर ने इन पर जांच के आदेश दिए और निर्देश दिए कि 1 महीने के अंदर छात्रों के पालकों को ये फीस लौटाई जाए, लेकिन इन स्कूलों ने फीस नहीं लौटाई और उसके बाद इन पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मध्य प्रदेश में पर्यटन महत्व के प्रमुख शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए आज से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू हो गई है। सीएम मोहन यादव भोपाल एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाकर हवाई सेवा का आगाज किया और एमपी में ये प्रयोग करने वाले देश का पहला राज्य बना है और इस योजना के जरिए पर्यटन से जुड़े 8 शहरों में हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इस सेवा में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को कनेक्ट किया गया है और इस खास मौके पर पर्यटन और धार्मिक न्यास मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, मंत्री कृष्णा गौर, बीजेपी के विधायक भी मौजूद थे और इस सेवा में सरकार की तरफ से शुरुआत के 1 महीने में 50% तक सब्सिडी दी जाएगी।
तो देखिए ये 3 तस्वीरें देखिए आप जो निकल कर आ रही है राजा भोज एयरपोर्ट से। ये 3 तस्वीरें एमपी में सस्ती उड़ान सेवा होगी और देखिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है सीएम मोहन यादव ने पहले हवाई सफर की शुरुआत की। यात्रियों को बोर्डिंग पास देते हुए नजर आ रहे हैं दूसरी तस्वीर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और तीसरी तस्वीर देखिए कि किस तरह से हवाई अड्डा जो है यहाँ पर आप देख सकेंगे कि 8 शहर जो है वो इस हवाई यात्रा से जुड़ने वाले हैं, उसकी ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ये 8 शहरों की तस्वीर है कि किस तरह से पर्यटन जो है वो इसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कौन कौन से वो 8 शहरें हैं। तो देखिए ये वो 8 शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो, ये 8 शहर। इन 8 शहरों में अब हवाई सेवा जो है वो शुरू कर दी गई है और मध्य प्रदेश में हवाई सफर को और सस्ता बनाया गया है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकार की ये कोशिश है। तो आपको लगातार देखिए, आपको यह भी बता दें कि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा है क्या, जिसके जरिए इसकी शुरुआत हुई। पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश है, बेहतर एयर कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश। रियायती दरों पर अब सफर हो सकेगा, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है और इसके साथ ही सरकार 50% तक की सब्सिडी दे रही है इस पर। और आपको बता दें कि अगले 1 महीने तक इस पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी और मध्य प्रदेश के 8 शहरों को इसमें जोड़ा गया है। और साथ ही साथ आपको बताया कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया। हमारे लगभग 6 माह पूरे हुए सरकार के माध्यम से, तो मैं ये 6 माह के आधार पर कह सकता हूँ कि हमने अपने विकास के मामले में जो उड़ान का कल्पना की है उसी की इस सिलसिले में जब मैं गया सिंगरौली, तो सिंगरौली के लोगों ने कहा हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो हमको ये बड़ी दिक्कत है भोपाल आने की, कैसे भी करके आप तो ये हवाई पट्टी हमारे उनका छोटा एयरपोर्ट जैसा भी आजकल विमानतल बन गया है, तो वो कह रही है बनाने से क्या फायदा है, इसमें कोई हमारी सुविधा तो जुड़ेगी। हमने कहा बिल्कुल जोड़ेंगे और इसीलिए मैंने वादा किया था कि अगले महीने अर्थात इसी महीने में जैसे आचार संहिता हटेगी हम तुरंत सिंगरौली की कनेक्टिविटी देंगे, रीवा की कनेक्टिविटी देंगे। 55 जिलों में से 30 हमारी हवाई पट्टियां हैं जिसका हम तुरंत विकास करेंगे ना संदीप जी, जल्दी एक भी छूटेगी नहीं है और आगे भी बढ़ाएंगे, हर जिले में कोशिश करेंगे। तो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया और साथ ही साथ पर्यटकों को भी ये बहुत ही खूबसूरत तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। गरियाबंद में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने हल्ला बोला और रैली निकालकर सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही सरपंच सचिव पर सरकारी बोर का पानी बेचने का आरोप लगाया, जिसके चलते ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है। मामला पांडुका क्षेत्र के खट्टी गांव का बताया जा रहा है। तो देखिए भीषण गर्मी के बीच कैसे बूंद बूंद के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और गरियाबंद की ये तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां पर पानी के लिए ग्रामीणों ने जमकर हल्ला मचाया क्योंकि पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं यहाँ के ग्रामीण और रैली निकालकर उन्होंने सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अगली खबर बिलासपुर से बता दें, जहां पचपेड़ी में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती कर उससे शादी का उसे प्रलोभन दिया और लगातार शारीरिक शोषण करता रहा, जिसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बिलासपुर से ये तस्वीर, जहां शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा इस युवक पर, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं देवास के मेंढकी रोड पर अंडर ब्रिज के निर्माण के बाद लोगों ने अंडर ब्रिज को लेकर सवाल उठाए हैं, जहां बारिश के बाद अंडर ब्रिज में पानी भर गया, जिसके चलते वाहन चालकों को आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वाहन चालकों का कहना है कि ये अंडर ब्रिज नहीं, ये तो स्विमिंग पूल है। कितना पानी भरा हुआ है इसके अंदर? कितना पानी भरा है? घुटने तक है पानी। तो क्या ये पहले भी ऐसा हो चुका है? ये पहली बार देखा आज।
तो वहीं बिलासपुर के पेट्रिशियन होटल के बाहर नशे में धुत युवक युवतियों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस ड्रामा का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक युवतियां हाथ में शराब की बोतल लेकर एक दूसरे से विवाद करते हुए नजर आ रहे हैं और मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। देखिए किस तरह से ये नशेड़ी युवक और युवती जो है आपस में लड़ाई कर रहा है और इनकी विवाद का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। बिलासपुर की एक तस्वीर बताई जा रही है जहां पर नशे में धुत युवक और युवतियों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना के तहत 12वीं के टॉपर्स को स्कूटी के साथ तमाम दस्तावेज देने के प्रावधान है, लेकिन आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी में परिवहन विभाग और स्कूटी एजेंसी संचालक की मनमानी के कारण कई छात्रों को स्कूटी का रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं दिया गया, जिसके कारण छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने बताया कि योजना के तहत उन्हें ई स्कूटी तो मिल गई है, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें रजिस्ट्रेशन कार्ड अब तक नहीं मिल पाया है। सर ये हमने 2023 में कक्षा 12वीं प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, जिससे हमें स्कूटी मिली। ये स्कूटी सर मुझे सितंबर 2023 में मिल चुकी थी। इसको स्कूटी मिले हमें 9 से 10 महीना हो चुका है, लेकिन गाड़ी के कागजात हमें अभी तक नहीं मिले हैं। फीमेल हैं 69 और मेल हैं 65। कुल मिला के 134 बच्चों का हमारे द्वारा ई स्कूटी का पैसा उनके खातों में डाला गया था और बाकी कार्रवाई एजेंसी के द्वारा या आरटीओ ऑफिस के द्वारा किया गया है। अगली खबर कवर्धा से है, जहां बिजली का तार पेड़ के ऊपर गिरने से जाम लग गया और इसके चलते पंडरिया से बजाय मुख्य मार्ग पर जाम लग गया, जिसे खुलवाने के लिए बिजली बंद कर जाम खोलने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए कवर्धा में बिजली का जो तार है वो पेड़ के ऊपर गिरने से जाम लग गया है यहाँ पर, और पंडरिया के जो मुख्य मार्ग है बजाग मुख्य मार्ग उस पर जाम लगा है और इसे खुलवाने के लिए बिजली बंद कर जाम खोलने की कोशिश की जा रही है।